पुणे में 29वां मुकाबला ऐसा रहा जहां पर एक टीम ऐसे लग रही थी कि शायद अब यहां से उनकी हार सुनिश्चित है, तो दूसरी तरफ जो टीम हारने वाली थी वो जीत जाती है और जो जीतने वाली थी वो हार जाती है। चेन्नई के फैंस का दिल जरूर टूट गया होगा, लेकिन गुजरात की हो गई है बिल्कुल बल्ले बल्ले, क्योंकि गुजरात अब 10 अंकों के साथ पहुंच गई है नंबर 1 पर। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस मैच में मौजूद है वसीम जाफर। वसीम, एक हार्ट ब्रेकिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन क्रिकेट के नजर से देखा जाए तो बेहतरीन मुकाबला। अंतिम गेंद तक यह फैसला होना मुश्किल था कि भाई ये जीत होगी, हार होगी या टाई भी हो सकता है, मैच सुपर ओवर भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चेन्नई मुझे लगता है कि बहुत ही निराश होगी कि उन्होंने ये मैच हार दिया है, क्योंकि 18 ओवर तक ऐसे लग रहा था कि मैच बिल्कुल उनके हाथ में है, लेकिन वो 18th ओवर कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग ओवर था। जो जॉर्डन के ओवर में रशीद खान ने 25 रन मार दिए, वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा पासा पलट गया है। और उसके बाद में जिस तरह से डेविड मिलर ने पूरे इनिंग में बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। ये टीम थोड़ी सी ऐसे लगता है कि हार्दिक पांड्या के नहीं होने से बहुत लाइट लग रही है, बट जिस तरह से डेविड मिलर ने बैटिंग की, राशिद खान ने कप्तानी भी की और वो जो कैमियो खेला है वो जस्ट आउटस्टैंडिंग था। जाहिर तौर पर, और जिस तरीके की पारी डेविड मिलर ने खेली, एक जबरदस्त इनिंग, 94 नाबाद रनों की। वसीम, उनके आईपीएल करियर की तो बेस्ट पारी है ही, लेकिन राशिद खान की वो बल्लेबाजी, वो एक जो शॉट था ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने फ्लिक किया, हाफ पुल, हाफ फ्लिक, हाफ स्वीप, उसको जो भी नाम दे दीजिए, और गेंद स्टैंड्स में पहुंची। चेन्नई के गेंदबाजों ने भी शायद उम्मीद राशिद के बल्ले से ऐसे नहीं की होगी। जी नहीं, बिल्कुल। राशिद ने कभी आईपीएल में इस तरह की इनिंग्स नहीं खेली, हालांकि हमने बिग बैश में और या दूसरी लीग्स में देखा है उनको खेलते हुए। डेफिनेटली उनके पास पोटेंशियल है, बट जिस तरह के उन्होंने छक्के आउटसाइड ऑफ स्टंप लगाए और वो जो छोटा हेलीकॉप्टर जो उन्होंने एक दो दिखाया है, कमाल के शॉट्स मारे। और मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा मिलर के ऊपर से प्रेशर ऑफ कर दिया, वरना सारी मुझे लगता है कि रन्स पूरे मिलर को बनाने पड़ते, अगर वो कैमियो नहीं खेलते तो। कमाल की पारी खेली, आज एक कप्तान भी थे और वो जो कैमियो खेला है, एक कप्तानी पारी खेली है। और तीसरी या चौथी मैं कहूँगा कि जीत उन्होंने बिल्कुल हार के यहाँ से लेकर आए। एक बार तेवातिया ने उनको 2 बॉल में 2 छक्के मार के जिताया। आज जिस तरह से लग रहा था कि बिल्कुल हारने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए हैं। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। जाहिर तौर पर वसीम ने यहां पर बात कप्तान की है, तो कप्तानी पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा वसीम कि रविंद्र जाडेजा की अगर हम बात करें, आपने क्रिस जॉर्डन के उस ओवर की बात की कि 18वां ओवर उन्हें दिया और फिर राशिद खान ने जो शॉट्स लगाए, मैं उस पर तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मोइन अली ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, खुद जाडेजा ने 3 ओवर की गेंदबाजी की। जब पिच में इतनी स्पिन मिल रही थी, तो क्या यह कोटा पूरा नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, और जब तेवातिया और मिलर बैटिंग कर रहे थे तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग करेगा, तो वहाँ पर मोइन अली को बॉलिंग ना कराना मुझे लगता है थोड़ा खल गया होगा, जिस वजह से जॉर्डन को 2 ओवर आपको बैक टू बैक डेथ में करानी पड़ गई। शायद अगर वो वहाँ पर मोइन अली करते तो शायद जॉर्डन को एक ही ओवर करना पड़ता और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती। तो ये मुझे लगता है थोड़ा टैक्टिकल गलती कर गए। एक छक्का डेविड मिलर ने मारा था, उसके बाद बिल्कुल मोइन अली को उन्होंने बंद कर दिया। वो मुझे लगता है कि थोड़ा ख़राब डिसीजन था, वरना ये मैच मुझे लगता है कि 90-95% उनके हाथ में था। वो जॉर्डन के जो 2 ओवर हैं वो कहीं ना कहीं पूरा मैच ख़राब कर गए। और ड्वेन ब्रावो ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, लाजवाब गेंदबाजी, एक से एक वेरिएशंस उनका देखने को मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पर अकेले पड़ गए आखिर में ड्वेन ब्रावो। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और अपना एक्सपीरियंस पूरा दिखाया। जिस तरह से राशिद को भी आउट किया और दूसरे भी मुझे लगता है कि डेविड मिलर को भी इतनी आसानी से रन बनाने नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीएसके शायद सोच रही होगी कि जो प्रिटोरियस को उन्होंने ड्रॉप किया और उसके बाद जॉर्डन को खिलाया, ये सोच के कि वो डेथ में अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्या ये सही डिसीजन है? तो ये अगेन एक डिबेटेबल है कि आप एक एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हो जो डेथ में बॉलिंग करेगा, वो डेथ में बॉलिंग डाल नहीं पा रहा है। और प्रिटोरियस जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुके थे 2-3 मैच के अंदर, उसको आपने ड्रॉप कर दिया है। तो ये थोड़े सोचने के मुद्दे हैं सीएसके के लिए। जी, सोचने के मुद्दे सीएसके के लिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम गुजरात की बात करें वसीम, तो गुजरात ने भी आज कुछ चेंजेस किए, फोर्थ चेंज। पंड्या नहीं खेल पाए तो कप्तानी राशिद खान ने की। विजय शंकर पर फिर से भरोसा उन्होंने दिखाया, लेकिन एक बार फिर विजय शंकर फ्लॉप रहे। और उनकी बल्लेबाजी के बारे में बताइए, शुरुआत में 4 विकेट गिर जाना, क्या वो उसका क्रेडिट महेश थिकशाना को जाता है या थोड़ी सी गेंद को समझ पाने में भी गड़बड़ी की? नहीं, थिक्शाना ने तो अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सिंपल गेम प्लान है उनका, वो कैरम बॉल और ऑफ स्पिन करते हैं, उससे ज़्यादा मिस्ट्री नहीं है, लेकिन बॉल बहुत स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग करते हैं।
तो उनको तो आपको क्रेडिट देनी होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, साहा बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट खेली नहीं है उन्होंने, अभिनव मनोहर इस नंबर पे बैटिंग नहीं करते हैं, उनको आगे भेजा गया। विजय शंकर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जिस नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को सोचना होगा कि किसके लिए, अगर हार्दिक पांड्या वापस आते हैं तो क्या विजय शंकर की जगह पे आते हैं, क्योंकि अगर विजय शंकर को ड्रॉप करके हार्दिक आते हैं तो अल्जारी जोसेफ उनको मिलेंगे और उनका बॉलिंग का लोड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्लस उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज भी है जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, विकेट कीपर है। तो ये थोड़े से मुझे लगता है आंसर्स उनको सोचने होंगे। लेकिन कमाल की पारी रही, और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि जिस तरह सीएसके ने बॉलिंग की है, वो थोड़ा सा डेथ के अंदर उनको सोचना होगा कि डेथ के अंदर बिल्कुल उनके हाथ में गेम थी, लेकिन राशिद खान और डेविड मिलर उनके हाथ से छीन के ले गए। सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब 6 में से 5 मुकाबला ये टीम हार चुकी है। वसीम, अगर पॉजिटिव रहा कुछ तो शायद वो ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म में आना, अंबाती रायडू का रन बनाना, यही एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं इनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मुंबई इंडियंस और सीएसके के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये टूर्नामेंट मोर और लेस ख़त्म ही हो गया है। यहाँ से क्वालिफाई होना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, या आप अगले साल के लिए में भी सोच सकते हो कि कौन से आपके प्लेयर्स हैं जो अगले साल आप जिनको रखना चाहोगे, कौन यंगस्टर्स है। अदरवाइज़ यहाँ से सीएसके को 8 में से 7 मैच जीतने होंगे, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग है बड़ा मुश्किल लगता है। मुंबई इंडियंस का भी वही हिसाब किताब है। तो ये टूर्नामेंट मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि 8 टीम का रह गया है यहाँ से आगे। तो वापसी करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है सीएसके के लिए। गुजरात पहली टीम बन गई, 10 अंक के साथ नंबर 1 पर मौजूद है। 6 में से 5 जीत हो चुकी है। क्या पंड्या थोड़ा और रिलैक्स कर सकते हैं? हड़बड़ी उनको नहीं होगी, पूरी तरीके से फिट हो तभी वापस आए? नहीं, रिलैक्स तो होंगे, लेकिन आप ये मोमेंटम खोना नहीं चाहते हो सैयद। आप चाहते हो कि आप जीतते हो, और जितने जल्दी आप क्वालिफाई कर जाओ उतना बेहतर है। क्योंकि अगर दूसरी टीमें अगर मोमेंटम ले लिया, आप अगर लाइन में 1-2 मैच हार गए तो फिर वो बड़ा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, आपकी टीम के ऊपर आ जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या को उस बैटिंग लाइनअप से हटा दे तो उस बैटिंग लाइनअप में इतनी दमखम नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को बहुत जल्दी आना होगा, और पूरा टूर्नामेंट मुझे लगता है कि फिट रहना होगा, नहीं तो इस टीम के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। इस टीम के लिए भी काफी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल जो ज्यादा है वो चेन्नई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए वसीम। तो ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।